वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। 11th की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ाने से जो चैप्टर वो है विमीय विश्लेषण। ठीक है, आपका फिजिक्स है और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में कुछ हम थोड़े से उसका रिवीजन कर ले, जैसे मूल राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, मूल राशियों के प्रतीक क्या होते हैं, उनकी घातें क्या होती है, जो घातें होती हैं उन्हीं घातों को हम कहते हैं विमा। क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद व्युत्पन्न राशियां आती हैं। हमने व्युत्पन्न राशियों में विमाएं आपको अलग अलग बताई कि अगर आप किसी चाल की विमा निकालना है तो क्या होगा, अगर आपने कहीं पर घनत्व की विमा निकाली तो क्या होगी, कार्य की विमा निकाली क्या होगी। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको कम से कम 10 प्राइमरी यानी शुरुआत की जो 10 आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं उनकी विमाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, और याद रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको उन विमाओं का उपयोग करना है। ठीक है, तो जैसे हमसे बात की जाती है विमाओं के यूजेस क्या क्या है, विमाओं के उपयोग क्या क्या है, तो आज बेटा हम बात करेंगे विमाओं के उपयोग की। और सबसे पहले हम एक टॉपिक आपको बता रहे हैं विमाओं का उपयोग क्या है। जैसे आपको कोई फिजिक्स का सूत्र दे दिया जाए, यानी भौतिक विज्ञान में अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाता है और उस फॉर्मूले में आपको कोई एक ऐसा पद है, कोई एक ऐसा आपको बीजगणितीय शब्द दे दिया गया जिसके लिए आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, और कहा जाता है कि इसका आप मात्रक निकालिए या आप इसकी विमा निकालिए। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला है S = 80। ठीक, ये सूत्र आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस सूत्र में S जो है वो विस्थापन है, S जो है वो क्या है, विस्थापन है, और T क्या है, तो भैया T समय है। अब आपको ये पता चल गया कि S विस्थापन है और T समय है, लेकिन A जो है ये नहीं पता है क्या है ना। तो अब आपको क्या कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि एक की आपको विमा भी बतानी है और एक आपको मात्रक भी बताना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो आपके सामने एक समस्या आ रही है कि अब हमें ए का मात्रक भी बताना है और ए की विमा भी बतानी है। इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे और साथ में ये होता भी जाएगा। क्या है हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ए की आपको मात्रक निकालना और ए का ही आपको क्या निकालना है, विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ए का मात्रक या विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो A = मैथ वाली आपकी सीधी सी प्रोसेस है, A = क्या आ जाएगा, S/T। अब S क्या है, S बताया जा रहा है विस्थापन है, और आपको पता है कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। T क्या है, समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आपको मात्रक निकालना है तो आप इनके मात्रकों को रखते जाइए। जैसे S जो है वो दूरी है, विस्थापन है, इसका मात्रक क्या होगा, हमेशा मीटर होगा। T क्या है, समय है, इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो बेटा आप इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपने एक चीज निकाली, ये क्या है, A जो है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, 9th की बातें हैं, आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है आप विमा ज्ञात करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, S क्या है, S जो है वो दूरी है, T जो है वो क्या है, समय है। तो भाई दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, दूरी का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L। क्या होता है, L। दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, L। और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, T। समय का विमीय सूत्र क्या होगा, T। ठीक, दोनों चीजें समझ में आ गई। तो अब आपको जहां पर विमा ज्ञात करना है, विमीय सूत्र प्राप्त करना है, वहां पर आप विमाएं रखेंगे, जहां पर आपको मात्रक प्राप्त करना है वहां पर आप मात्रक रखेंगे। क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो देखते हैं फिर अब क्या करते हैं, हम यहां पर आते हैं। S का विमीय सूत्र क्या है, L। T का विमीय सूत्र क्या है, T। ठीक है, अब ये T ऊपर आएगा तो इसकी पावर अभी नीचे कैसी है, प्लस में 1 है, ऊपर आएगी तो माइनस में 1। चलिए इसको माइनस में 1 कर लेते हैं। तो हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया L और दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया T की पावर -1। अब देखो जरा ध्यान से, आप बताओ, अब हम इसे जोड़कर एक ही ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, A = LT की पावर -1। A = LT की पावर तो -1 है, ये A की विमा है जो यहाँ पर आपको दी गई है। ये A का विमीय सूत्र है जो इस सूत्र में आपको दिया गया है, अर्थात इस समीकरण में जो आपको ये दिया गया है, S =
इक्वल टू 80 में ए जो है उसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, और ए जो है उसका विमीय सूत्र क्या है, LT की पावर -1 है। इतनी बात समझ में आ रही है। एक चीज और आपसे कभी कभी पूछता है, जैसे अगर हमें इनके हमने बताया था मात्रक पता है या विमीय सूत्र पता है, तो कभी कभी पूछ देता है ये कौन सी राशि है। भौतिक विज्ञान में अगर पूछा जाएगा ये कौन सी राशि है, तो मीटर प्रति सेकंड आपका मात्रक दो चीजों का होता है। पहला होता है या तो चाल का, दूसरा होता है या तो वेग का। ठीक है, तो ये जो है ये आपको निश्चित तौर पे नहीं बताया जाएगा कि अगर ये विस्थापन कहा जाएगा तो ये वेग बनेगा, अगर ये आपसे चाल दूरी कही जाएगी तो ये आपकी क्या बनेगी, चाल। ठीक है, विस्थापन से क्या बनकर आता है, वेग बनकर आता है, और दूरी से क्या बनकर आती है, चाल। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अगर पूछा जाएगा मात्रक, तो आप मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड है। कहा जाएगा विमा, तो विमा इसकी क्या है, LT की पावर -1 है। और कहा जाएगा राशि, तो ये राशि कौन सी है, आप पहले लिखेंगे चाल, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये वेग भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। इसका आप पॉज करके फटाफट इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो अगला टॉपिक देखिए। ठीक है, अब देखते हैं अब दूसरी बात। पहले वाले समीकरण में तो हमको केवल एक पद दे रहा था, एक फॉर्मूला दे रहा था, एक समीकरण दे रहा था, और उसे एक समीकरण में हमसे बताया जा रहा था कि किसी एक पद की आपको विमा ज्ञात करनी है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और ऊपर के लेवल पे लेकर चलते हैं। मान लीजिए वही समीकरण था जो आपको पहले दिया गया, जो था S = a, और इसमें एक पद और जोड़ दिया गया, प्लस का 1/2 VT²। इसमें हम आपको दो चीजें बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो चीजें, पहली बात तो ये कि ये 1/2 जो है ये एक संख्या है, ये एक नंबर है। ठीक, तो ये जो 1/2 आएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 2, 4, 6 या 0, 1, 2, 3 आ जाएगा, या पाई आ जाए, या कहीं पर के आ जाए। ये सब क्या है, ये है सारे आपके आंकिक नियतांक। ये सब क्या है, आंकिक नियतांक है। मतलब अगर कहीं पर 2 लिखा है तो वो हमेशा 2 रहेगा, 2 के आगे आप मात्रक नहीं लगा सकते। कहीं पर पाई लिखा है तो आप पाई का मान रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मात्रक नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद में कहीं पर अगर आपको दिया जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी एंगल में दे दिया गया, इसके अलावा आपको कहीं पर लॉग दे दिया गया। ठीक है, इस तरह के अगर आपको कहीं पर वर्ड्स मिल जाएंगे विमा में, मात्रक में ज्ञात करने के लिए, तो इन सब का भैया कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, आप बड़ी बात आ गई, इन सब का मात्रक नहीं होता है तो क्या मात्रक प्राप्त करने में या विमा प्राप्त करने में हम इनका उपयोग करें? नहीं, क्योंकि ये सब आंकिक नियतांक है। जब हम इस फॉर्मूले को लगाकर कोई आंकिक मान प्राप्त कर रहे होंगे, कोई न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अन्यथा अभी हमें मात्रक और विमा ज्ञात करने में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अर्थात अब इस समीकरण को देख के हमको पता चल जाए कि ये जो 1/2 है इसकी कोई विमा नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी 1/2 आधे की कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती। फिर वो दो बातें जो हमने पहले बताई थी, इस समीकरण में जो S है वो विस्थापन है, और T जो है वो है समय है। ठीक है, और A क्या है, B क्या है, आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, अगर S विस्थापन है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, और T समय है तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड। ठीक है, अब जो दूरी आपकी मीटर में है तो इसको आप, इसका विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, L। ठीक है, और जो समय है इसका विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, T। आपको फिर से वही दो चीजें याद करनी है, A का मात्रक और विमा, B का मात्रक और विमा। साथ में ये भी बता दो कि राशि कौन सी है। तो भाई A के लिए तो आपको पता है, A की बात मैं बता चुका हूं कैसे करना है, लेकिन ये बात आ रही है कि बीच में जो प्लस का निशान है ये क्या बता रहा है। बहुत ध्यान से देखते हैं। कहता है मान लिया कि ये A और T दोनों जोड़कर एक राशि बना रहे हैं। ध्यान समझना, ये A और T जोड़कर एक राशि बना रहे हैं, और ये एक राशि मान लिया द्रव्यमान बन गई। कौन सी बन गई, द्रव्यमान। तो अब आप भी ये सोचिए कि ये जो द्रव्यमान है वो जोड़ी किस में जाएगी, सिर्फ द्रव्यमान में। किस में जोड़ी जाएगी,
द्रव्यमान में। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आप द्रव्यमान से दूरी नहीं जोड़ सकते हैं, आप द्रव्यमान से समय नहीं जोड़ सकते हैं, आप द्रव्यमान में चाल नहीं जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो मतलब यह है कि आप अगर किन्हीं दो राशियों को कहीं पर जोड़ रहे हैं तो वो दोनों राशियां कैसी होंगी? एक ही होंगी। कैसी होंगी? एक ही होंगी। यानी अगर इन दोनों को मिलाकर द्रव्यमान आना था तो इनके लिए भी जो आएगा वो द्रव्यमान ही आएगा। फिलहाल हमारा जो यहाँ पर है ये A और T मिलकर क्या बना रहे हैं? S यानी दूरी। A और T मिलकर अगर आपकी दूरी बना रहे हैं तो बेटा BT² भी क्या बनाएंगे? दूरी बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बात समझ में आ गई? तो अब आप बताइए, अगर ये A और T मिलकर दूरी बना रहे हैं तो क्या ATS के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं है? यानी AT किसके बराबर है? S के। उसी प्रकार से BT² भी S के बराबर है कि नहीं? होगी ना? बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये BT² भी S के बराबर है, S बना रहा होगा, क्योंकि AT भी क्या बना रहा है? S। अर्थात ये दोनों राशियों को जोड़कर जो भी आपका मात्रक आएगा वो मात्रक किसका कहलाएगा? S का। बन गई बात? समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर कोई दो पद आपको जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो उन दोनों पदों के मात्रक आपस में बराबर होंगे। मात्रक हम नहीं बराबर कर सकते, चलो, क्योंकि किसी का किलोग्राम में दिया होगा, किसी का ग्राम में दिया होगा, लेकिन राशि तो एक होगी ना। किलोग्राम भी आपका द्रव्यमान है और ग्राम भी आपका क्या है? द्रव्यमान है। तो बिल्कुल समझिएगा कि AT भी आपकी दूरी है और BT² भी दूरी है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो अब भैया बताओ, अगर आपको AT से अगर A की विमा ज्ञात करनी तो क्या करेंगे? A की विमा ज्ञात करने के लिए देखो मैं लिख रहा हूं, A की विमा के लिए, A की विमा के लिए आप क्या करोगे? S बराबर AT लेने पर क्या ले लेंगे? S बराबर AT लेने पर जब आप S बराबर AT ले लेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा? S/T आ जाएगा। मात्रक बनाओ। S क्या है? दूरी। मात्रक क्या होगा? मीटर। T क्या है? समय। मात्रक क्या होगा? सेकेंड। हो गया। चलो हम क्या करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो विमा बनाते हैं ना, तो ये तो पुरानी वाली बातें आपको समझ में आ गई। विमा बनाने के लिए फिर से लिखेंगे S/T। S क्या है? S क्या है? विस्थापन है। विस्थापन क्या है? दूरी है। दूरी की विमा L। दूरी की विमा L। T क्या है? समय है। समय का मात्रक सेकेंड और इसकी विमा T। फिर से T को भैया ऊपर ले आओ तो क्या बन गया? L की पावर +1 और T की पावर -1। अब देखो इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? LT की पावर -1। ये क्या है? LT की पावर -1 क्या है? A का विमीय सूत्र है। क्या है ये? A का विमीय सूत्र है। मीटर प्रति सेकंड क्या है? A का मात्रक है। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रही है बात? कायदे समझना है, ठीक है। अब क्या करते हैं? B की विमा के लिए आते हैं जरा। देखो भाई, अब क्या करते हैं? B की विमा के लिए, B की विमा के लिए क्या करते हैं? B की विमा के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले B को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? S बराबर ½ BT² ले लें, S बराबर 1/2 BT² लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 1/2 क्या है? आंशिक नियतांक है। 1/2 क्या है? आंशिक नियतांक है। अच्छा, आंशिक नियतांक हम तो पढ़ चुके हैं। जितने भी आंशिक नियतांक होंगे इनमें कोई मात्रक नहीं होगा। अगर इनका कोई मात्रक नहीं, इनको हटाने से भी हमें मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। हटा दो भाई, तो क्या मिल गया? S बराबर BT²। क्या मिला? S बराबर BT²। अब बताओ, अच्छा यहां से भी किसका मात्रक ज्ञात करना है? B बराबर, तो क्या आ जाएगा? S/T²। मात्रक रखो फटाफट जल्दी। S क्या है? दूरी। मात्रक मीटर। T क्या है? समय। मात्रक सेकंड। पावर लगी है 2 तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा। चलो इसको लिखते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो गया ना? आओ फटाक से अब क्या करते हैं? अब निकालते हैं विमा। तो B = क्या आएगा? S/T²। S क्या है? दूरी। विमा क्या होगी? LT क्या है? समय। विमा क्या होगी? T। पावर लगी है 2 तो इसमें भी पावर करनी पड़ेगी हमको 2। और फटाक से देखते हैं, अब क्या करेंगे? T ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो गई? -की
पावर -2। समझ में आ गया? अब देखो जरा ध्यान से, t की पावर -2 और l को अगर एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? lt की पावर -2। ये क्या है? b। अब पूछेगा राशि, तो ये तो बता चुके भाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड यानी चार्ज। ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी त्वरण। ये क्या है? त्वरण है। बात समझ में आ गई? तो अगर राशि पूछता है यहाँ पे लिखने के लिए, तो देखो आप मात्रक लिखोगे मीटर प्रति सेकंड, विमा लिखोगे nt की पावर -1, और राशि पूछेगा तो आप यहाँ लिख दोगे वेग या चार्ज। फिर अगर पूछेगा नीचे आ जाओ, b क्या है? b जो है उसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विमा बनेगी nt की पावर -2, और चाल क्या है, मतलब इसका नाम क्या है? तो भैया बोल सकते हैं ना, ये क्या है? त्वरण। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आज के वीडियो में आपको मैंने दो बातें समझाई हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, इन्हें अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, और आगे की क्लास हम लोग ऐसे ही लेते हैं। Hello students, myself Anand Saini and your chemistry teacher. Let's start to learn chemistry. स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है redox रिएक्शन में रिएक्शन बैलेंसिंग। तो रूल्स हम लोग पहले की क्लास में सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड चल रहा है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। जितने भी रूल्स आपने सीखे हुए हैं उन सब पर अप्लाई करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला एग्जांपल। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। शॉर्ट रूल्स की बात करते हैं, जो आप कैसे बताते हैं शॉर्ट रूल्स में। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा? दो हाफ रिएक्शन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? ऑल एलिमेंट बैलेंस करेंगे, है ना? देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, बोलते रहिएगा। फिर क्या करेंगे इसके बाद? यस, चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने में क्या जोड़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन। कहां पर? जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट के बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे एंड देन आंसर आ जाएगा। स्टार्ट। देखिए फर्स्ट हाफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो हाफ रिएक्शन बनाते हैं बेटा, किससे बनाते हैं? मेन एलिमेंट से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं मेन एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या क्या है? Mn, Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। दो हाफ रिएक्शन कौन सी? Mn से Mn वाली, Fe से Fe वाली, दो हाफ रिएक्शन आपको बनाना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलो देख लें। Mn4 minus it gives Mn2 plus ion. Exactly. Second half reaction बेटा। अब इसमें क्या करना होगा? आयरन से आयरन वाली Fe। ओके ना? तो जब आपने दो रिएक्शन बना ही लिया है तो आपको पता है व्हाट आर द शॉर्ट रूल्स। आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है? देखिए दो रिएक्शन आपने बनाया, अब आप क्या करोगे? एलिमेंट बैलेंस करोगे। ऑल एलिमेंट बैलेंस करना है। Mn कितने हैं? एक। इधर कितने हैं? एक। बोथ साइड देखेंगे, LHS में और RHS में सारे एलिमेंट बैलेंस कर रहे हैं। एक Mn है, एक Mn है। ऑक्सीजन कितने हैं? और यहाँ पर कितने हैं? एक भी नहीं। क्या कहा? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे? H2O। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन आयन। ओके, तो चलो ऑक्सीजन कितने बेटा? 4। उधर कितने? एक भी नहीं। क्या करोगे? 4H2O। ओके ना? ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर क्या करते हैं? हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, कितने हो गए? 4 8। इधर कितने हैं? एक भी नहीं। क्या करेंगे? हाइड्रोजन आपने ऐड कर लिया। ठीक है, आप एलिमेंटों का बैलेंस देख लो। एक Mn है, एक Mn है, 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन बैलेंस। एलिमेंट बैलेंस। Fe कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 1। बैलेंस एलिमेंट यहाँ भी बैलेंस है। चार्ज तो बात अलग है, चार्ज को हम लोग बैलेंस कर ही नहीं अभी। तो अब जब आपका एलिमेंट हो गया बैलेंस, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं? इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है ज्यादा। तो चलिए भैया पॉजिटिविटी के बिहार पर हम लोग चेक करेंगे चार्ज, टोटल चार्ज इस साइड में कितना है? टोटल चार्ज इस साइड में +2। टोटल चार्ज इस साइड में टोटल चार्ज कितना है? +3।
देख लिया, समझ लिया। जब आपको ये बात पता चल गई कि टोटल चार्ज इधर +3 है, इधर +2 है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पॉजिटिविटी कहाँ जाता है, यहाँ या फिर यहाँ, +3 ना, ये तो जाता है। अब अच्छा बताइए बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? बेटा यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे मिलता है ना, +2 +3, कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, +3 की साइड में, कितने होंगे, एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हैं जहां भी, तो हम लोग ये समझते हैं कि वहां पर उतना ही माइनस होता जाता है, वैल्यू कम होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कितने बेटा, 1, और जैसे आप इलेक्ट्रॉन यहां पर जोड़ते हो 3 - 1 हो जाएगा 2, और 2 यहां पे चार्ज हो गया बैलेंस, तो चार्ज हो गया इस साइड में बैलेंस। अब आप इसे इरेज कर दीजिए, वो पेंसिल वर्क है आपके लिए, जो मैंने ऊपर लिखा था ना पेंसिल वर्क, अभी ऊपर वाले रिएक्शन फिर से लिखो, समझते रहे। पहला एग्जांपल बहुत आराम से देखेंगे, बड़ा इजीली समझने की कोशिश करेंगे, ओके। जो भी डाउट्स को आप पूछते रहेंगे, हालांकि एक भी डाउट आपको आएगा नहीं। इस पहली बार में मेरा वादा है आपसे, आप रिएक्शन बड़ा इजीली सीख जाओगे बैलेंस करना, ओके। चलिए देख रहे हैं, तो आपने अभी तक क्या किया, अभी तक क्या किया? सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन गिवन था, ये आपने क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उस क्वेश्चन के आधार पर आपने जो हाफ रिएक्शन बना ली। हाफ रिएक्शन किससे बनाते हैं, मेन एलिमेंट से बनाते हैं। मेन एलिमेंट क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़, इट मीन Mn से Mn वाली हाफ रिएक्शन, Fe से Fe वाली हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन जब आपकी बन गई है तो आपका पॉइंट है कि आपको ऑल एलिमेंट बैलेंस करना, सारे एलिमेंट बैलेंस करने हैं। तो एलिमेंट बैलेंस करना था, आपने क्या किया, आपने देखा एक Mn यहाँ भी, एक Mn यहाँ भी, बैलेंस। नेक्स्ट इसके बाद में आपने देखा ऑक्सीजन यहाँ तो 4 है, उधर एक भी नहीं है, तो आपने क्या किया, हमने आपको पॉइंट बताया था, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयन जोड़ते हैं। एग्जैक्टली ऑक्सीजन थे 4, यहाँ एक भी नहीं, तो क्या जोड़ दिया, 4H2O। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, एक भी नहीं, तो ऐड किया। यहाँ पर कितने, 8, इधर कितने, एक भी नहीं, तो क्या किया, 8 हाइड्रोजन जोड़ दिया। Fe यहाँ पर देखा एक ही एक था, बैलेंस था। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों हाफ रिएक्शन में एलिमेंट हो गए बैलेंस। अब आपका काम था चार्ज बैलेंस करने का। यही सबसे ज्यादा जरूरी और ट्रिकी वाली चीज थी, यहीं पर कंफ्यूजन होती है, यहीं पर पॉइंट्स गड़बड़ करते हैं बच्चों के। तो मैंने आपसे कहा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप केवल चार्ज देखो तो पहले कितना है, बैलेंस तो बाद में करेंगे, पहले चेक तो करो है कितना। तो आपने देखा यहाँ पर +2 लिखा है, इसका मतलब है कि पूरा इस साइड में टोटल चार्ज +2 हो गया। पेंसिल से आप नोट करेंगे ऐसे, और ऐसे ही आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ टोटल चार्ज +3 लिखा। जैसे आपको चार्ज दिखाई पड़ गया तो आपको समझ में आ गया कि 2 और 3 में पॉजिटिव वैल्यू इधर जाता है, यहाँ पर पॉजिटिविटी जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस, चार्ज बैलेंस हो गया। 3 है ना टोटल चार्ज, और माइनस होगा 2 बचेगा, 2 यहाँ भी है। तो इस तरीके से आपका ये जो सेकंड वाला हाफ रिएक्शन था, यहाँ तो चार्ज हो गया बैलेंस, लेकिन जब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, वहाँ पर काम थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए बस थोड़ा ध्यान से देखना है। यही काम है, पहले चार्ज चेक करना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस साइड में पूरा आप देखिए, इस साइड में पूरा इस साइड में देखिए टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज दिख रहा है नहीं, ये H2O पर चार्ज है क्या, प्लस माइनस नहीं, Mn पर कोई चार्ज है क्या, देखो कितना है, +2, कितना मिलेगा, +2। नोट कर लिया पेंसिल से, नोट कर लिया। इधर देखिए टोटल चार्ज है कुछ, देखें कितना है, माइनस। MnO4 पर चार्ज कितना है, -1 वैल्यू नेगेटिव। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है, +1। अब एक पॉइंट हद से ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो आपको समझना है, याद रखना है, क्या आगे जो नंबर लिखा होता है उसका चार्ज में मल्टीप्लाई करेंगे, बैक साइड में जो वैल्यू उसका चार्ज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल भाषा में छोटा सा पॉइंट है, समझ लीजिए। आगे जो नंबर लिखा है उसका आप मल्टीप्लाई करना है, नंबर को स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं, बट तो समझना है, आप वही समझो सिंपल भाषा। आगे जो नंबर लिखा है उसका मल्टीप्लाई चार्ज में होगा, पीछे जो नंबर लिखा है बैक साइड उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर ना। अब इस बिहार पर देखिए टोटल चार्ज इस साइड में कितना है, टोटल चार्ज चेक करना है बेटा, 8 मल्टीप्लाई होगा, इट मींस +1 है ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे +8 हो गया, और माइनस वाली वैल्यू कितनी है, 1। तो टोटल चार्ज कितना, +8 है, -1 है बेटा, टोटल चार्ज हो गया, यस, +7। ये आपके लिए पेंसिल कर्व से आपने नोट किया, +7 है टोटल चार्ज यहाँ। अब चार्ज बैलेंस करना है तो चेक किया है एक बार,
चलो तो देखते हैं, यहाँ पर है +7, यहाँ पर है +2। समझ चुके हैं आप? कहाँ जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, बताइए जल्दी से। 7 में या 2 में? 7 में। पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा ये जोड़ देंगे, कितने जोड़ेंगे बताइए? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन जैसे आप ऐड करोगे उतनी वैल्यू माइनस होती है। एक्चुअली हमने आपसे कहा ना कि जितने इलेक्ट्रॉन आप जोड़ते हो उतनी वैल्यू माइनस हो जाती है। +7 में आपने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका मतलब 5 माइनस हो गया। वैल्यू बचा कितना? 2। 7 - 5 2 बचा और 2 तो इधर भी बैलेंस हो गया। सिंपल ऐड कर देना बेटा। चलिए इसको थोड़ा सा सही से लिख ले रहे हैं, और ये सारी जगह स्टार्टिंग में लिखते समय मैनेज हो जाती है। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप पहले सीख लें बैलेंसिंग, फिर लिखने का तरीका भी बता देंगे। ओके ना? ये रहे फाइनल। तो चलो भैया आपने इलेक्ट्रॉन भी कर लिया है बैलेंस, चार्ज बैलेंस कर लिया है आपने। तो जब आपका ये चार्ज हो गया बैलेंस, ये पेंसिल वर्क वाला काम इरेज कर दे रहे हैं हम लोग। अब हमारा काम क्या है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना। देखो ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन? 5। यहाँ पर कितने? 1। बोला था ना आपने चार्ज बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। तो चार्ज बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस? ये है 5 इलेक्ट्रॉन, ये है 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं पता है? मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 5 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 5 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बैलेंस। लेकिन एक बार बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो केवल इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा। तो एक नई इक्वेशन बनेगी। थर्ड हाफ रिएक्शन कौन सी होने वाली है? देखें, 5 +2, ठीक है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन। ओके ना? तो ये तो आपने मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन भी हो गया बराबर। इलेक्ट्रॉन 5 से 1 था, बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना। ये आपके लिए पॉइंट वैसा ही है जैसे मैथ्स में आपने देखा हुआ है, एक्स वाले टर्म जैसे 2 इक्वेशन आपको दिया गया है, लिख के बता देता हूँ आपको, आप इससे फोकस कर लो तो आप ये पॉइंट समझ जाएंगे। जैसे आपके पास कोई 2 इक्वेशन है, ये लिखा हुआ है 5x + 2y, और या माइनस लगा देता हूँ, कुछ भी कर लें। और ये आपका लिखा हुआ है 3x + चलिए इसको 5 भी रख ले रहे हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर ले रहे हैं 3। तो आपको ये पता है कि आपको इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ 5, यहाँ पर x वाला डिजिट तो आपका सिमिलर है, हमें बैलेंस करना भाई का। अब जब हमें भाई बैलेंस करना होगा तो हम करेंगे, बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? y वाली डिजिट आपको सिमिलर करनी है, तो आप क्या करेंगे? इनका जो इंटीजर पॉइंट होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इस इक्वेशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। फिर ओवरऑल क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 6, ये हो जाएगा 2 + 6, हो जाएगा ना? इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी ये काम करते हैं कि आपने देखा यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 1 था बेटा, तो 1 से तो कुछ इश्यू है नहीं। अभी आगे और जो एग्जाम्पल मिलेंगे ना, देखेंगे बहुत सारी चीज़ें तो सीख जाएंगे, सब पॉइंट आपके सारे क्लियर होते हैं। बाय द वे फिर से एक बार, अभी तक के क्वेश्चन में आपने किया है क्या? आपको सीधी सीधी एक रिएक्शन दी गई, उस रिएक्शन में आपने सबसे पहले क्या किया? 2 रिएक्शन बनाई, किससे बनाई? मेन एलिमेंट से बनाई। मेन एलिमेंट से जब आपने 2 रिएक्शन बना लिए, फिर उसके बाद में आपने क्या किया? सारे एलिमेंट बैलेंस किए। 1 एमएन था, 1 एमएन था, 4 ऑक्सीजन थे, 0 ऑक्सीजन थे, तो आपने 4s2 ऐड किया। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपने रहा हाइड्रोजन ऐड किए, 1 Fe सब कुछ सही चला। चार्ज बैलेंस किया, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आया +7, यहाँ पर आया +2, तो आपने पॉजिटिविटी ज्यादा इसलिए जोड़े हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आया +2, यहाँ पर आया +3, तो आपने जोड़े हैं 1 इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज बैलेंस हो गया है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है दोनों रिएक्शन में, तब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। और आपने देखा कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपने मल्टीप्लाई किया, क्या करने से 5 से। हालांकि जब पेयर करोगे तो वहां पर सब लिखना पड़ता है, समीकरण में ये करने पर, वो करने पर ना, अभी सीख रहे हैं, पहले सीख लो। ओके ना? तो 5 से मल्टीप्लाई आपने किया, 5 से मल्टीप्लाई आपने जैसे किया तो आपको एक नई इक्वेशन मिल गई। ये जो नई इक्वेशन मिली है इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को करना है कैंसल और आपका आंसर आ जाएगा।
देखो सारे काम आपको हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। बेटा इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के पॉइंट एक है कि जिन दो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर, जिन दो हाफ रिएक्शन में 3 लिखी हैं, जिन दो हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे बराबर उनको करेंगे ऐड। तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट और रिएक्शन नंबर थर्ड में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इक्वल, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ। ऐड करते हैं दोनों रिएक्शन को, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ द इक्वेशन फाइंड लाइक, देखते हैं कैसे। उससे पहले एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है आपके लिए, आप देख लें और सीख लें। क्या है पॉइंट? जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, कैसे हम जोड़ते हैं रिएक्शन को मैं आपको बता देता हूँ, इतना कोई इशू नहीं है, आपको बड़ा इजी रहेगा। अब समझें, जैसे आपके पास दो हाफ रिएक्शन लिखी हुई है, इन दोनों को आपने जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे बेटा? LHS वाले LHS में, RHS वाले RHS में, बस ऐसे जोड़ना है। कैसे? देखो एक रिएक्शन बनानी है, जोड़ के कंबाइन, A + B का प्लस का, ये सब एक से इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, प्लस लगा A + B प्लस का प्लस था, gives that C + D + G + घ। टू मच इजी ना, समझ के बस यही काम करना है। एग्जैक्टली फर्स्ट और थर्ड को करेंगे ऐड, तो क्या आएगा देखो, लिखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही लिख लो 5 इलेक्ट्रॉन नंबर 4 में इंक्लूजन्स, थर्ड में आपको मिल रहा है आयरन 5 मॉलिक्यूल्स, मोल सेंसिटिव 5। एग्जैक्टली आप फर्स्ट रिएक्शन से यहाँ नोट कर रहे हैं 4H2O और 5 प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल, दोनों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन, सबको पता होता है। दो इक्वेशन आपने लिखा होगा, इक्वल के इस साइड में 2x लिखा है, इस साइड में भी 2x लिखा है। जब इक्वल के इधर है तो चेंज होगा ना साइन, इससे अच्छा दोनों में से कैंसिल कर देंगे। तो वो आपने इक्वल है 5x या 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब जो बचा इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद वो होगा आपका आंसर। इंतजार कीजिए खत्म और आपका आंसर आ गया सामने, देखें जरा क्या बचा। हाँ तो चलो भैया देखते हैं एग्जांपल। आपको अभी जो आपने देखा एग्जांपल, जो सीखा आपने, जो रिएक्शन देखी है उस रिएक्शन का आंसर है ये। क्यों आंसर है? आंसर कह रहे हैं इसलिए आंसर है, नहीं खुद से चेक करो। देखो कैसे चेक करना है, बोथ साइड में जो ये इक्वल है ना, डिवाइड का साइन है, इसे दोनों तरफ देखना है सारे एलिमेंट बैलेंस हैं या नहीं, सारे चार्ज बैलेंस हैं या नहीं। एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस है। ओके लेट्स स्टार्ट, चेक इट आउट। Mn कितने बेटा? 1 है, इधर कितना है? 1 है, कोई नंबर तो दिखा नहीं ना, एक ही तो हुआ, 1 Mn है, 1 Mn है। ओके Fe कितना है? 5, यहाँ पर कितना है? 5, बैलेंस है ना। ऑक्सीजन कितना है? 4, इधर कितना है? 4, मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन कितना है? 8, यहाँ पर कितना 4 होगा? 8 हाइड्रोजन। एलिमेंट बराबर, अब जो काम उसका है चार्ज का, सबसे ज्यादा टेंशन किसमें होती है? चार्ज में। भैया चलो चेक करते हैं टोटल चार्ज चेक कैसे करते हैं हम लोग? आगे जो नंबर लिखा होता है उसका चार्ज मल्टीप्लाई होता है, बैक साइड में जो नंबर लिखा होता है उसका चार्ज मल्टीप्लाई नहीं होता है। इस ब्याह पर चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज है कितना है? 5 + 10, 5 × 10 और ये रहा 8 का प्लस वाला नंबर, 5 × 10 और 8 18 प्लस का 18 और 1 है माइनस का, कितना बचा? +17, कितना आ रहा है? +17, प्लस का 17 हो गया। इधर देखो कितना आ रहा है? +2 ये रहा चार्ज और ये 5 3 का कितना हो जाएगा? 15, 5 या 15, 15 और 2 17, इस पर कोई चार्ज नहीं, 15 और 2 17, कौन सा है? साइन पॉजिटिव है, तो 17 प्लस का यहाँ भी हो गया। ओके ना। तो इस तरीके से आपने देखा, आपके पास जो लास्ट में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के कैंसिल आउट होने के बाद में रिएक्शन में जो कुछ भी बचा है उसमें सारे चार्ज बैलेंस हैं, सारे एलिमेंट
बैलेंस है, सारी चीजें बैलेंस है तो आपकी रिएक्शन भी बैलेंस है। अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा आई गेस आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट मिसिंग है, वो क्या पॉइंट मिसिंग है? कौन बताएगा मुझे इस अभिक्रिया का माध्यम है कौन सा, मीडियम कौन सा? बाहर तो लिखा नहीं है, आपने आई थिंक पहचान लिया होगा कि मैंने आपको बताया था H+ आयन लिखा होता है तो क्या होता है? एसिडिक मीडियम। जी हाँ, ये पहला क्वेश्चन था अम्लीय माध्यम का। तो चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सीखा। और अभी के लिए इतना ही। पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं रूल्स के बिहार पर जो आपसे नहीं हुए थे आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के साथ में, कुछ बचे हुए और रूल्स सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Good morning, students. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself, Himanshu Gupta. तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको समुच्चयों के प्रकार के बारे में बता रहा हूँ कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय दरअसल आपको अभी पढ़ना है 5 प्रकार के समुच्चय। पहला समुच्चय बच्चों रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। दूसरा एकल समुच्चय। तीसरा बच्चों परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। बेसिक रूप में समुच्चय 5 प्रकार के होते हैं जो आपको अभी पढ़ना है। फिर अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। फिर बच्चों समान समुच्चय, समान समुच्चय। रिक्त समुच्चय को अच्छे तरीके से बोलते हैं नल सेट, नल सेट और इक्विटी सेट और वॉइड सेट। 3 नाम होते हैं रिक्त समुच्चय के अंग्रेजी में, नल सेट, इक्विटी सेट और वॉइड सेट। एकल समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। परिमित समुच्चय को बच्चों बोलते हैं फाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चयों को बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट सेट। और समान समुच्चय को बोलते हैं इक्वल सेट। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है रिक्त समुच्चय क्या होता है। नाम तो समझ में आ रहा है बच्चों, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, मतलब किसी समुच्चय में कोई भी अवयव न बिलोंग करे तो उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ना हो, कोई भी अवयव मौजूद ना हो। मतलब ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव मौजूद ना हो उन्हें बोलते हैं बच्चों रिक्त समुच्चय। इसे रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई, पाई का मतलब 0 बना के इसमें आपको काट देना, ये होता है पाई। पाई अथवा आप नस्ले ब्रैकेट का निशान भी लगा सकते हैं। रिक्त समुच्चय को या तो पाई से प्रदर्शित करेंगे या इस सिंबल से प्रदर्शित करेंगे। इस सिंबल के अंदर आपको कुछ भरना नहीं है, ये रिक्त समुच्चय का ही निशान है, या जैसे आप पाई लिखेंगे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रिक्त समुच्चय का मतलब बताया, ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव न मौजूद हो उन्हें रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक समुच्चय ए ऐसा है कि x सच दैट x। मान लीजिए मैं a की बात कर रहा हूँ, a समुच्चय क्या है? x ऐसा है कि x 3 तथा 4 के मध्य का पूर्णांक है, के मध्य का पूर्णांक है। अब मैंने एक समुच्चय लिया a बराबर x ऐसा है कि x 3 तथा 4 के मध्य का पूर्णांक है। बताइए 3 और 4, ये नंबर लाइन में 3 हो गया, ये 4 हो गया।
तो 3 और 4 के मध्य में क्या कोई पूर्णांक होता है? 3 और 4 के मध्य में कोई पूर्णांक तो होता नहीं है। जो भी होता है 3 और 4 के मध्य में बच्चों होती है क्या? परिमेय संख्या है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिया x ऐसा है कि x 3 तथा 4 के मध्य का क्या है? पूर्णांक है। तो बताइए क्या 3 और 4 के मध्य में कोई पूर्णांक आता है? नहीं आता है। तो मुझे पता चल रहा है कि 3 और 4 के मध्य में कोई भी पूर्णांक स्थित नहीं है। यानी यहाँ पर इस सेट में है 3 तथा 4 के मध्य का पूर्णांक 1 भी नहीं है। तो इसे बोलेंगे हम क्या? पाई। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो सेट बना वो बना पाई यानी रिक्त समुच्चय, क्योंकि 3 और 4 के मध्य कोई भी पूर्णांक स्थित नहीं होता है। तो इसको बोलेंगे a बराबर क्या? पाई। पाई बोल सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट का सिंबल लगा सकते हैं। तो बच्चों ये हुआ रिक्त समुच्चय का उदाहरण। जैसे मैं एक और उदाहरण ले लूं, a बराबर x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X तथा x स्क्वायर ऋणात्मक है। अब समझिए इसको, मैंने क्या बोला? x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x जो है बच्चों को प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब x का मान हम क्या क्या लेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे। और ये स्टेटमेंट जो लिखा है x स्क्वायर ऋणात्मक है, तो मान लीजिए मैंने x की जगह 1 लिया, तो x का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस का। इसी प्रकार आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? धनात्मक। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x प्राकृतिक संख्याएं है और x स्क्वायर ऋणात्मक है। तो बताइए क्या किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है? किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये सेट भी जो बनेगा वो क्या होगा? पाई यानी रिक्त समुच्चय होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा समुच्चय आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ना हो, और रिक्त समुच्चय है। और एकल समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव मौजूद हो। एक अवयव मौजूद हो क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए कैसे समझे। एकल समुच्चय का उदाहरण मान लीजिए लिखा है a बराबर x ऐसा है कि x 3 तथा 5 के बीच का पूर्णांक है। अब इस उदाहरण को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकल समुच्चय का उदाहरण है। अब की बार जो बच्चों मैंने a सेट लिया है वो क्या लिया? x ऐसा है कि x 3 तथा 5 के बीच का पूर्णांक है। देखिए 3 और 5 के बीच का पूर्णांक, ये नंबर लाइन में 3, ये नंबर लाइन में 5, तो 3 और 5 के बीच में कौन सा पूर्णांक आ रहा है? 4 आ रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो कंडीशन है 3 तथा 5 के बीच का पूर्णांक, इसमें केवल एक ही अवयव आएगा, 4 आएगा नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगा के 4 लिख देंगे। तो देखिए किसी समुच्चय में सिर्फ एक ही अवयव मौजूद है, 4, जैसे बोलेंगे कि ये एकल समुच्चय। एक और उदाहरण, जैसे मैं कह दूं x ऐसा है कि x प्लस 6 बराबर 8। मान लीजिए मैंने एक कंडीशन लगा दी कि समुच्चय में क्या दिया है? x ऐसा है कि x प्लस 6 बराबर 8। तो इसको मैं हल कर दूं, x प्लस 6 बराबर 8 को हल करूंगा तो क्या आएगा? 6 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। तो इसमें सिर्फ एक ही अवयव आएगा, 2, है ना। तो ये भी एकल समुच्चय का उदाहरण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे a बराबर लिखा है x ऐसा है कि x भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि x ऐसा है कि x भारत के वर्तमान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है।
तो आप बताइए प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने प्रधानमंत्री हैं? एक ही प्रधानमंत्री तो है। तो इसको आप क्या नाम देंगे आज के अकॉर्डिंग? एक्स ऐसा है कि एक्स भारत के वर्तमान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो भारत में इस समय कितने प्रधानमंत्री? सिर्फ एक प्रधानमंत्री है। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे। तो किसके सेट में से एक एलिमेंट आए वही जो होगा, ये भी सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय का उदाहरण है। अब आते हैं बात परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। मतलब बच्चों ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगा, मतलब जिनको हम काउंट कर सके, उन्हें हम बोलते हैं क्या? परिमित समुच्चय बोलते हैं। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे उदाहरण a बराबर x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। मान लीजिए मैंने ये समुच्चय ले लिया। x ऐसा है कि x सच बिलोंग्स टू n और x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अब देखिए इसमें जो x है कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याओं में। मतलब x का मान हमें क्या लेना है? प्राकृतिक संख्या है। और कैसी प्राकृतिक संख्या लेनी? तो 1 से बड़ी हो, 4 से छोटी हो। तो नंबर लाइन में देख लीजिए 1 2 3 4 ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में देखिए 1 से बड़ी और 4 से छोटी क्या दिख रही है? 2 और 3 दिख रही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? a बराबर 2, 3। और देखिए ये जो सेट बना रोस्टर फॉर्म का, इसमें कितने अवयव है? 2। इनको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो मैं क्या बोलूंगा? इस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित। तो इसे बोलेंगे परिमित समुच्चय। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ। x ऐसा है कि x भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय। राष्ट्रपतियों का समुच्चय। इसका मतलब है अब की बार जो मैंने नियम सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल लिया है वो क्या लिया है? a बराबर x ऐसा है x भी भारत के सभी राष्ट्रपतियों का क्या है? समुच्चय। तो आज तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए उनको आप काउंट कर सकते हैं। कितने राष्ट्रपति हुए? 15 हुए हैं, 16 हुए, उन सबके नाम लिख दीजिए। तो ये भी क्या है? निश्चित समुच्चय यानी परिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, उसे बोलते हैं हम लोग परिमित समुच्चय। और ये तो बहुत ही सिंपल है। अपरिमित समुच्चय बिल्कुल जैसे इसका अपोजिट, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की कि अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने कह दिया सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मैंने ये एग्जाम्पल लिया सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए सभी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 सभी का मतलब कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमें पता नहीं हो, गिनती तो कभी खत्म होती नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक ये हमको नहीं पता तो डैश डैश लगा के लिखते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसमें जो संख्याएं हैं वो बहुत सारी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो इसे बोलेंगे कि ये क्या है? अपरिमित समुच्चय का क्या है? उदाहरण है। जैसे मैंने कह दिया a बराबर x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब की बार जो x है वो बच्चों वास्तविक संख्याओं में बिलोंग कर रहा है। और मैंने क्या बोला? x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 6 से छोटी है। आप समझिए इसके उदाहरण को। इसमें जो मैंने x लिया है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याओं में। मतलब हमें वास्तविक संख्याएं ढूंढनी है।
किसके किसके बीच में, जो 5 से बड़ी हो 6 से छोटी हो। तो देखिए ये नंबर लाइन 5 है, ये नंबर लाइन 6 है। तो जब वास्तविक संख्याओं को मैंने बताया था तो क्या बताया था कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं ये सब वास्तविक संख्याओं में आती। तो बताइए 5 और 6 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं? 5 और 6 के बीच में बहुत सारी वास्तविक संख्याएं। मैंने लिख दिया कितना 5.1 भी वास्तविक है। किसी ने लिख दिया 5.01 वो भी वास्तविक है। किसी ने लिख दिया 5.2 वो भी वास्तविक है। किसी ने लिख दिया √26 वो भी वास्तविक है। तो ये सब वास्तविक संख्याओं में आएंगी और इनके अवयवों को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। अब बात आती है बच्चों समान समुच्चय की। समान समुच्चय इक्वल सेट्स। बच्चों समान समुच्चय का मतलब होता है कम से कम 2 समुच्चय आपको लेके चलने हैं। तो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं वो 2 समुच्चय के रूप में बता रहा हूं। 2 समुच्चय माना ए तथा बी। मैंने मान लीजिए बच्चों 2 समुच्चय हैं ए तथा बी। ये ए तथा बी समुच्चय समान समुच्चय कब होंगे? तो 2 समुच्चय माना ए तथा बी समान समुच्चय कहलाएंगे। समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में, ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में स्थित हो। पहले का अर्थ है कि बच्चों 2 समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय तब कहलाएंगे कि जब पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो और दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय में हो। तो उन्हें बोलेंगे कि ए तथा बी कैसे समुच्चय हैं? समान समुच्चय हैं। और इसे कैसे लिखेंगे? इसे ए बराबर बी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लिया मैंने, ए बराबर क्या 1 2 3 और बी बराबर क्या ले लिया 3 2 1। और बच्चों हम यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लीजिए 2 परिमित समुच्चय। मतलब जो दोनों समुच्चय होने चाहिए वो परिमित होने चाहिए। मतलब अगर 2 समुच्चय परिमित समुच्चय हैं तो वो समान समुच्चय कब कहलाएंगे? जब पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो तथा दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय में हो। दोनों समुच्चय होने चाहिए परिमित। तो देखिए a बराबर 1 2 3, b बराबर क्या ले लिया 3 2 1। तो बताइए a भी परिमित समुच्चय है क्योंकि यहाँ पे कितने अवयव है 3, और b भी परिमित समुच्चय है, यहाँ पर भी कितने अवयव है 3। देखिए a का प्रत्येक अवयव b में है। देखिए a का 1 b में है, a का 2 b में है, a का 3 b में है, और देखिए b का प्रत्येक अवयव दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये a तथा b कैसे समुच्चय? समान समुच्चय है। इसे प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं? प्रतीकात्मक रूप में। ध्यान लीजिए यदि मैं ले लूं x बिलोंग्स टू कैपिटल X। मान लीजिए मैंने ले लिया कोई x बिलोंग कर रहा है किसमें a में, मतलब कोई x a में मौजूद है। तो इस परिभाषा के अनुसार क्या बोला? इस परिभाषा के अनुसार a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए। तो जब मैंने मान लिया है कि x बिलोंग कर रहा है a में तो इसकी परिभाषा क्या कहेगी कि x बिलोंग करेगा b में। सिंपल है। इस परिभाषा के अनुसार चलिए a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने कोई अवयव लिया x अगर a में है तो इस परिभाषा के अनुसार x b में भी होगा। और ये जो बच्चों से सवाल है इसे बोलते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब सूचित करता है, सूचित करता है। और यदि x बिलोंग्स टू b ले ले तो इसका मतलब क्या होगा?
अगर x का, अगर देखिए अब मैंने उल्टा ले लिया, अब मैंने ले लिया कि यदि x b में होगा तो इस पर विभाजन के अनुसार b का प्लेन कभी अब a में होना चाहिए। तो अगर अब वाला x बिलोंग कर रहा है b में तो इसका सिंबल क्या होगा, x बिलोंग करेगा a में। इसी को हम कंबाइन करके लिख देते हैं तो a बराबर b लिख दिया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समान समुच्चय बोलते हैं। अब कुछ बात और आती है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट। जैसे मैंने आपको बताया फाइव और ये सिंबल, फाइव और कर्ली ब्रैकेट का सिंबल, ये क्या होते हैं बच्चों, रिक्त समुच्चय। क्या होते हैं, रिक्त समुच्चय। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हो, इसको आप याद रखें कि अगर फाई लिखा है या कर्ली ब्रैकेट का सिंबल लगा है तो रिक्त समुच्चय है। और बच्चों अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी मझले कोष्टक के अंदर फाई है तो इसे रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे, इसे आप लोग रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। जब फाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा तो उसे रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एकल समुच्चय। क्या बोलेंगे, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये अवयव मौजूद है फाई, तो इसे हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा एकल समुच्चय है जिसका अवयव क्या है, फाई। तो इसे बोलेंगे एकल समुच्चय जिसका अवयव फाइव है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर फाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, फाई अगर मझले ब्रैकेट के अंदर है सिंगल, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये एकल समुच्चय जिसका अवयव क्या है, फाई। अब इसको भी आप पहचान सकते हैं, ये भी क्या है, एकल समुच्चय, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लगा है, जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे यह भी एक एकल समुच्चय है जिसका अवयव क्या है, जीरो है। तो ये बच्चों समुच्चय के क्या प्रकार। अब बात आती है क्या, अब कुछ और आगे मैं बताता हूं आपको समुच्चयों की गणन संख्या। समुच्चय की गणन संख्या, समुच्चय की गणन संख्या। गणन का मतलब क्या है, गणन का मतलब है गणना से, गणना का मतलब कैलकुलेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गणन संख्या को। गणन संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और सेट, एनी सेट। यहां पर लगा दीजिए किसी समुच्चय की गणन संख्या। तो ध्यान दीजिए, गणन संख्या का मतलब क्या है, यदि किसी समुच्चय की गणन संख्या। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो गणन संख्या होती है बच्चों को सिर्फ किसमें निकाली जाती है, परिमित समुच्चय। इसमें परिमित समुच्चय। तो ध्यान रखना, जब कोई समुच्चय परिमित समुच्चय होगा तभी उसकी गणन संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि गणन संख्या का मतलब है हम अवयव गिन के लिखेंगे कितने अवयव है। तो आपको ये याद रखना है, किसी समुच्चय की गणन संख्या के लिए उस समुच्चय का परिमित होना जरूरी है। मतलब यदि कोई समुच्चय परिमित समुच्चय है तो उसकी गणन संख्या निकाल सकते हैं, नहीं तो उसकी गणन संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई परिमित समुच्चय किसी परिमित समुच्चय माना ए की गणन संख्या। आपको ये याद रखना है कि समुच्चय की गणन संख्या किस पर निर्भर करती है, परिमित समुच्चय में। यानी किसी समुच्चय की गणन संख्या हम तभी निकाल सकते हैं जब वो समुच्चय क्या हो, परिमित। तो वही डेफिनेशन लिख रहे हैं कि किसी परिमित समुच्चय माना ए, मान लीजिए कोई समुच्चय परिमित क्या है, ए, उसकी गणन संख्या क्या होती है, उस समुच्चय में स्थित, उस समुच्चय में स्थित भिन्न भिन्न अवयवों, अलग अलग अवयव होने चाहिए, एक से अवयव नहीं होने चाहिए, अवयवों की संख्या के बराबर होती है। इसे का मतलब किसे, गणन संख्या को।
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और किसकी गणन संख्या निकालना है? a की। तो इसे लिखेंगे na। na का मतलब आप बोलेंगे कि a की गणन संख्या na अथवा oa से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी समुच्चय की गणन संख्या के लिए उस समुच्चय का परिमित होना जरूरी है। तो डेफिनेशन ये बनती है, किसी भी परिमित समुच्चय की गणन संख्या, किसी परिमित समुच्चय की गणन संख्या उस परिमित समुच्चय में मौजूद भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या के बराबर होती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस समुच्चय की गणन संख्या निकाल रहे हैं उसे n के अंदर लिख देंगे। जैसे कोई समुच्चय c है, उसकी गणन संख्या निकालेंगे तो nc। बस ध्यान रखना है कि वो c समुच्चय क्या होना चाहिए? परिमित। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, a बराबर क्या? 1 2 3 4। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये जो समुच्चय है a वो परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं? निश्चित है, इसको आप काउंट कर सकते हो। तो बताइए a में कितने अवयव मौजूद हैं? 1 2 3 4, और चारों अलग अलग अवयव है ना। तो मैंने क्या बताया? परिमित समुच्चय की गणन संख्या उस समुच्चय में स्थित भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या के बराबर होती है। तो बताइए समुच्चय में अलग अलग कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। तो इसकी गणन संख्या na बराबर क्या होगी? 4 होगी, या oa बराबर क्या होगी? 4 होगी। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, a बराबर 1 2 2 3 3 4 5 5। अब देखिए ये भी तो परिमित समुच्चय है, लेकिन इसकी गणन संख्या अगर आप गिनेंगे कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा? भिन्न भिन्न अवयव, भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे कई अवयव रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको गुण बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या रिपीट हो तो उसको एक बार लिखते हैं सर। तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा? 1, और 2 बार 2 की जगह 1 बार 2 लिखेंगे, 2 बार 3 की जगह 1 बार 3 लिखेंगे, 4 एक बार है, और 5 भी 2 बार है, तो इसको 1 बार लिखेंगे। तो देखिए सारे अवयव अलग अलग हो गए। तो इसकी गणन संख्या क्या होगी? na बराबर 5, या oa बराबर 5। तो आई थिंक गणन संख्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है बच्चों समतुल्य समुच्चय की। तो बच्चों बात आती है अब समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट्स। तो बच्चों ध्यान रखिए कि समतुल्य समुच्चय भी किससे संबंधित होते हैं? दो समुच्चयों से। तो आपको ध्यान रखना है कि समतुल्य समुच्चय में भी दो समुच्चय आते हैं, समान समुच्चय में भी दो समुच्चय आते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो समुच्चय a तथा b। इसको मैंने मान लिया है कि मान लिया दो समुच्चय a तथा b है, और दोनों कैसे होने चाहिए? परिमित होने चाहिए। तो दो परिमित समुच्चय माना a तथा b समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि na बराबर nb। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दो परिमित समुच्चय a तथा b। ध्यान रखना है समतुल्य समुच्चय में भी दो समुच्चय आते हैं, दोनों समुच्चय कैसे होते हैं? परिमित। तो मैंने दो परिमित समुच्चय लिए a तथा b। तो दो परिमित समुच्चय a तथा b समतुल्य समुच्चय कब कहलाएंगे? यदि na बराबर nb। na बराबर nb का मतलब यदि a की गणन संख्या और b की गणन संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे मैंने a बराबर ले लिया 1 2 3 और b बराबर ले लिया 4 5 6। अंतर क्या है? समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में ये अंतर है बच्चों। समान समुच्चय में क्या होता है? पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में और दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय में होना चाहिए। बट समतुल्य समुच्चय में सिर्फ अवयवों की संख्या देखते हैं। हमें ये नहीं देखना कौन सा अवयव किसमें मौजूद है, हमें सिर्फ गणन संख्या निकालनी है। तो बताइए na क्या होगा? na बराबर 3, nb बराबर भी 3। देखिए na बराबर nb है, दोनों कितने के बराबर है? 3 के बराबर। तो अतः a तथा b कैसे समुच्चय हैं? समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय
समतुल्य समुच्चयों को कैसे प्रदर्शित करते हैं? यदि ए और बी समतुल्य समुच्चय तो इसे लिखते हैं ए सिमिलर टू बी, सिमिलर का सिंबल लगता है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अब बारी आती है क्या? समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए। यदि किसी समुच्चय के अवयव खुद ही समुच्चय, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, स्वयं समुच्चय हो, तो उसे, तो उस समुच्चयों को, तो उस समुच्चय को क्या बोलते हैं? समुच्चयों का समुच्चय बोलते हैं, समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको बस ये याद रखना है कि यदि किसी सेट का हर एक एलिमेंट खुद सेट हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम समुच्चयों का समुच्चय। देखिए जैसे ए बराबर मैंने क्या लिखा, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब समुच्चय में होने चाहिए। तो देखिए समुच्चय के अंदर जो भी एलिमेंट है वो खुद समुच्चय है। जैसे सिंगलटन 1, देखिए ये एक समुच्चय है, ऐसे में लिख लो 1, 2, ये भी तो समुच्चय है। जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, तो देखिए इस सेट के अंदर जितने भी अवयव हैं वो खुद एक सेट है, तो इन्हें बोलेंगे हम क्या? समुच्चयों का समुच्चय। तो बच्चों आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ाया है। अब मैं इस चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू। Hello student, have a pleasant morning to one you all. The class is for class 11, subject English Literature, chapter 1, Pen Pal, that is written by G. Srinivas Rao. In our previous lecture, we have started this chapter, and in that lecture, I have told you about the author G. Srinivas Rao and about the gist of the chapter. It means the summary of the chapter I told you. So today we will start the text of the chapter, and students, this chapter is in your short story. Short story because in class 11th we are studying prose portion, poetry portion, short story, and this is the first chapter. Fine? Pen Pal. So let's start chapter 1, the text of the chapter. Text: how often small beginning grow into great experiences. How often small beginnings grow into great experiences. This truth was revealed to me in a lesson of life that took 20 years to unfold. My dear children, how often small beginnings. कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो आपकी लाइफ का एक ग्रेट एक्सपीरियंस बन जाता है. फाइन. स्मॉल थिंग्स ऑफ योर लाइफ, स्मॉल हैपनिंग्स ऑफ योर लाइफ रियली बिकम्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ. सो दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड. इस सच को साबित होने में, इस सच को समझने में, इस सत्य को प्रकट होने में, टू मी a lesson of life that took 20 years to unfold. It means 20 years has been taken to come to this truth, and that is the lesson of my life. यही lesson है. It began one morning when I and a 20-year-old college student. It was the morning time, and what was the age of the author? I was 20-year-old, 21-year-old. College student. I was a college student. Came across a page in a popular magazine that printed the address of the young people from all over the world who sought pen pals in India. मैंने देखा एक a page in a popular magazine. There was kept a magazine, Bombay magazine,
and in that magazine several types of the address were printed there. बहुत सारे address उसमें print थे all over the world. Those were the address from all over the world, from every corner of the world, who sought pen pals in India. Those people searching the friend in India. I had seen many boys and girls of my own class receiving fat airmails envelopes from unseen folks. मैंने देखा, I was standing there and my friends were also there. They were searching in a Bombay magazine some different types of the address and they were getting fat envelopes. एक मोटा लिफाफा ले रहे थे. कहाँ से आए? From unseen folks. Unseen, the people whom you don't know, the people who are not familiar to you, and the people have sent you airmails, the people have sent you different types of the things. I have seen them. It means to say, मैंने देखा उनको receive करते हुए. It was a rage of the day. It was a rage of the day means it was the fashion of the day. ये उस समय का फैशन था. It was the style of the day. ये उस समय का चलन था. Why shouldn't I also try? The writer is saying to himself. The writer is saying to himself, why should I not try this thing? मुझे क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? Second para. So I picked out the address of one Alice H in Los Angeles and bought an expensive writing pad. So I picked, इसलिए मैंने pick किया address. किसका address? Alice H का. Alice H, who lived in Los Angeles, the place where she lived, and the name of that lady was Los Angeles. And I purchased an expensive writing pad for writing a letter to her, for showing my expression, for showing my hidden expression to that lady. I brought a expensive writing pad, a costly writing pad, because I wanted to show impression on her. A girl from my class had once given me a clue. Clue means a trick. A girls of my class. In my class, that was the Kuwait college. In my class, there were many girls and boys, and many of the girls had given me a trick to a woman's heart. How can you come to know about women? How can you come to know the interest and the taste of the women? How can you come to know what's a woman want? What's a girl want from you? What's the desire of them? How will you come to know? So many of the girls have given me a trick. When she confessed that, it means to say, confess means admitted, that she loved reading letters on pink sheet, because pink is favorite to female. Pink is the favorite color of females. Pink color females को पसंद होता है. तो ये बात मुझे गर्ल्स ने बताई थी, and I accepted that thing, that they like pink color. They like pink color. That is why I started writing on pink color sheet. मैंने पिंक कलर की शीट पे लिखा. Yes I too must address Alice on a pink color sheet. तो writer thought himself that I must also write a letter to Alice on a pink color sheet. इसीलिए writer ने सोचा कि मुझको पिंक कलर शीट पर ही लिखना चाहिए. Second para is completed, student. I think you are getting this story very well, because it's an interesting story. It's not boring for you. You are getting each and everything. So let's proceed your third para. Dear pen pal, I began as nervous as a schoolboy talking his first very exam. Dear pen pal, when the writer started writing on a pink color sheet, what was the first sentence? What was the first sentence? The first sentence was, dear pen pal, my dear friend pen pal, my dear friend. This type of the friendship
is doing through correspondence. Correspondence means someone is writing a letter to you and another person is also writing a letter as a reply. Then you have to write a letter to that person. Then another person will also write a letter to you. So this type of the friendship is going on only by writing. Only by writing. Correspondence. So because we do some types of the courses through correspondence. In correspondence, we don't need to go to the particular place, but through correspondence, we can do each and everything. We can send our notes, we can send our assignment, so that many types of the things are going on through correspondence, just like IGNOU, Indira Gandhi Open University. This is done by correspondence courses. Fine. So, student, the writer started writing on a pink color sheet, talking. So what was the feeling of the writer at that time? What was the feeling of the writer at that time? He was feeling as it was his first very examination, as he was giving his first examination, जैसे वो अपनी पहली परीक्षा दे रहा हो, in the same way he was feeling at that time. ऐसा ही वो इस समय महसूस कर रहा था. There was not much to say. I don't have sufficient words to express my feelings towards that lady. I don't have such type of the emotions and feelings at that time. This first time I'm writing a letter to a lady. I'm writing a letter to a lady, and on writing a pink color sheet, I got that clue from my class girls. And then the pen moved very slowly, because the writer had not sufficient words to show his feeling, not enough word to show his feeling. That's why his pen moved very slowly. Pen moved very slowly means writer stopped writing because of lack of words. When it did not at all, dropping the letter into the post box. So after having written a letter, the writer put that letter into the box. I felt as if I were facing the enemy's bullet. So as soon as the writer posted that letter, he was feeling very nervous. He was feeling discouraged. And it was the feeling into his mind that someone is chasing you. And such type of the feeling he has, just like enemy's bullet, शत्रु की गोली, जैसे उसका पीछा कर रही हो. In the same way, the writer was feeling. This was the thought into his heart. Next para. I don't know how many times I read that. One para is missing over here. The reply from faraway California came sooner than I expected. So as I posted that letter, so the reply from California, because that lady Alice H lived in California, the reply came very soon. I didn't expect to come it so soon, but it came very sooner. I wonder how my address got the pen pals column in your country. So I really wonder it. How did she get my address? It was the question into my mind. More so because I have not asked for a friend, because I never asked anyone to become my friend. Alice wrote. Alice ने लिखा था, but it's so nice hearing from somebody unseen and unheard of. Alice ने लिखा था, it's very nice for me because I am going to do friendship. Any person, I have not seen that person, I have not heard such type of the person. Anyway, you want me a pen pal. Anyhow, I want to do friendship with you. You are my pen pal. You are my friend. You are my letter friend. And here I am here for you. I am here for you. It means I accept your friendship. Eagerly, I want to do friendship with you. So, student, this is your third para is completed. We will continue this story in our next class. The story is very interesting, so read it again. So it's enough for you. Thank you, and have a nice day to one you all. Hello student, good morning.
आज फर्स्ट ईयर क्लास के अंतर्गत सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों हम अपने पूर्व के ऑडियो में आकाशदीप कहानी पढ़ रहे थे, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। मैंने आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी में ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण किया है तथा समुद्री जीवन पर प्रकाश डाला है। बच्चों, यदि आपके पास सामान्य हिंदी की पुस्तक है तो कहानियों के अंतर्गत आकाशदीप कहानी निकाल लीजिए और उसके तीसरे भाग पर आइए। अपने पूर्व के वीडियो में मैंने 2 भागों की चर्चा आपसे की थी। आज मैं चर्चा के अंतर्गत तीसरा भाग उठाती हूँ, तो आप सभी मेरे साथ जो है इस कहानी को पढ़ेंगे। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मणिभद्र की पाप वासना ने। बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? तो चंपा बुद्धगुप्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है, वणिक माने होता है व्यापारी मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? इसके बाद बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? जानवी के तट पर। जानवी मतलब होता है गंगा नदी के किनारे। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र की यहाँ प्रहरी का काम करते थे। चंपा के जो पिता थे वो जो जहाज था उसके मालिक मणिभद्र के यहाँ पहरेदार थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव में ही रहने लगी। जैसे ही माता का देहांत हुआ, चंपा जो थी वो अपने पिता के साथ जलपोत में ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर। इस तरह रहते हुए उसे कितने वर्ष बीत गए थे? 8 वर्ष बीत गए थे। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। जल दस्यु, कल मैंने दस्यु का अर्थ बताया था बच्चों, डाकू, समुद्री डाकू। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। चंपा कहती बुद्धगुप्त से कि जो है मैं इस नीले समुद्र में, नीले आकाश के नीचे जो है असहाय होकर, अनाथ होकर रह रही थी। एक दिन जलपोत या जहाज के जो अध्यक्ष था मणिभद्र ने उससे काम वासना से जो है प्रभावित होकर एक घृणित प्रस्ताव दिया। मैंने उसे गालियां दी। उसी दिन से बंदी बना दी गई। मणिभद्र ने क्रोधित होकर चंपा को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी अब जो है चंपा के समक्ष बुद्धगुप्त अपना परिचय दे रहा है। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूं चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूं। परंतु दुर्भाग्य के कारण मैं क्षत्रिय होकर भी जल डाकू के रूप में जीवन बिता रहा हूं। अब तुम क्या करोगे? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर बिंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसके पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक ने चंपा के सौंदर्य का वर्णन किया है और उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर बुद्ध के हृदय में जो कोमलता का भाव चंपा के प्रति उत्पन्न होता है उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है। उसी समय नायक ने कहा,
हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। वेला से नाव टकराई, चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी, माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। उस द्वीप का कोई नाम नहीं था, क्योंकि बुद्धगुप्त और चंपा कहाँ पहुंचे थे, एक नए द्वीप पे पहुंचे थे। तो बुद्धगुप्त ने कहा कि इस द्वीप का नाम हम क्या रखेंगे, चंपा द्वीप रखेंगे। चंपा हंस पड़ी। बच्चों, यह था कहानी का तीसरा भाग। अब हम आते हैं कहानी के चतुर्थ या 4 भाग में। 5 बरस बाद इस तरह चंपा और बुद्धगुप्त को उस द्वीप में रहते हुए 5 वर्ष बीत गए। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीरों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौन पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उस ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। बच्चों, इस गद्यांश में चंपा जो है चंपा द्वीप में बैठकर एक बांस के सहारे ऊंचे स्थान पर आकाश दीप को जला रही है। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की कीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनमें संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी अपूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभ मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी, महानाविक कब तक आएंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा, जया चली। बच्चों, कठिन शब्दावली है, समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसके सार को आपको बता रही हूँ कि चंपा और बुद्धगुप्त को उस चंपा द्वीप में रहते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए थे। चंपा के प्रभाव से बुद्धगुप्त जो था वो जल डाकू का कार्य छोड़कर वणिक यानी व्यापारी बन जाता है और समुद्र पर यात्राओं के लिए चला जाता है। चंपा बुद्धगुप्त की कुशल वापसी के लिए चंपा द्वीप के एक पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठकर आकाश दीप जलाती है ताकि वो सकुशल घर लौट सके। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर मत कर माने घूम कर कहा, बुद्धगुप्त बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो, तुम्हें यह काम करना है। क्षीर निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह कहीं भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप में अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृतियां सुहावनी लगती हैं जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल के पर्ण लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे।
इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमयी प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे, वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, अतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पूर्ण स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जल दस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध में भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप ना देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। बच्चों, कठिन शब्दावली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानी का सार जो है इस प्रकार है इस भाग का, कि चंपा जो है बुद्धगुप्त की कुशल वापसी के लिए द्वीप के एक ऊंचे शिखर पर बैठकर आकाश दीप जलाती है। जब बुद्धगुप्त लौट कर आता है और चंपा को दीप जलाते हुए देखता है, तो दीप जलाने पर वो उसकी हंसी उड़ाता है। चंपा जो है उसे बताती है कि समुद्र में राह भटकने की गुंजाइश बहुत अधिक होती है और दीप जलाकर हम समुद्री यात्रा करने वालों को क्या दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। और इस तरह वह अपनी स्मृतियों में खो जाती है। वो बताती है कि एक समय उसके पिता जब समुद्री यात्राओं में कार्य करने के लिए जाया करते थे, तो उसकी माँ गंगा नदी के किनारे एक बांस के सहारे एक टोकरी में रखकर दीपक को ऊंचे पर पहुंचाकर जलाया करती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वह उसके पथ से जो है भटकने वाले पति को क्या दिखाए, राह दिखाए। और चंपा स्मृतियों में खोसी जाती है। अपने माता पिता की स्मृतियों में खोई चंपा पिता की मृत्यु को याद करके जो है बुद्धगुप्त से घृणा करती हुई प्रतीत होती है। बुद्धगुप्त उस पर व्यंग करता है और वहां से चला जाता है। बच्चों, मैंने कहानी के 4 भाग आपको पढ़ाए। हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहे हो। बच्चों, परीक्षाओं में कहानी से संबंधित 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और कहानी का सारांश लिखना होता है या उसका उद्देश्य लिखना होता है। तो यदि हम कहानी को नहीं पढ़ेंगे तो सारांश को लिखने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी इस कहानी को बहुत अच्छी से पढ़ें ताकि आपकी समझ में सारांश आने लगे। अगले भाग में जो है मैं कहानी के 5वें और 6ठे भाग की चर्चा आपसे करूंगी। तब तक के लिए बच्चों